हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको फोर्थ चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज मैं ब्रीफ में एक बार फिर से पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला लेते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं? एमएनसीज होती हैं वो कंपनीज होती हैं दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। उसका प्रोडक्शन एक कंट्री की बजाय अन्य कंट्रीज में होता है और उसको ओन करेगी और कंट्रोल करेगी। ठीक है। और एमएनसीज अपने ऑफिस और फैक्ट्री वहीं पे सेटअप करेगी जहाँ उसको चीप लेबर मिलेगा और अदर रिसोर्सेज भी चीप मिलेंगे। ठीक है। इसका मेन एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताने से पहले मैं बताती हूँ इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट है द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब लैंड खरीदना पैसे से, बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना और दूसरे इक्विपमेंट खरीदने को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। कि हमने बिल्डिंग में अपना इन्वेस्टमेंट किया, हमने लैंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया या मशीनरी में अपना इन्वेस्टमेंट किया। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? जब कोई फॉरेन कंपनी लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीनरीज और दूसरे इक्विपमेंट खरीदे तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। कि फॉरेन के द्वारा किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाना या फॉरेन कंपनी के द्वारा किसी में इन्वेस्टमेंट किया जाना। जब एमएनसीज किसी कंट्री में बिल्डिंग खरीदती हैं, लैंड खरीदती हैं, मशीनरी खरीदती हैं और अदर इक्विपमेंट्स खरीदती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पता चल गया आपको इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि कोई चीज़ खरीदना, कोई एसेट खरीदना, लैंड हो गया, एसेट हो गया, लैंड भी, बिल्डिंग हो गई, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जब कोई फॉरेन कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्लियर हो गए होंगे दोनों पॉइंट आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल दे रखा है कारगिल फूड्स का। ठीक है। ये जो एमएनसीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं इनका मोटो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब एक कारगिल फूड्स कंपनी थी जो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन एमएनसीज है। इसने इंडिया का परक फूड खरीदा। परक फूड क्या था? एक रेप्यूटेड मार्केटिंग कंपनी थी। ठीक है। इसका इंडिया के बहुत सारे पार्ट में अच्छा दबदबा था, लोग उसको जानते थे। अब कारगिल फूड्स ने क्या किया कि परक फूड को खरीद लिया। परक फूड के पास अपनी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी जिसमें एडिबल ऑयल बनता था। जब कारगिल फूड्स ने, अमेरिकन एमएनसीज ने इसको खरीदा तो अब उसका जो रिफाइनरीज थी चारों, उस पर किसका हक हो गया? कारगिल कंपनीज का। अब कारगिल कंपनीज आज के टाइम में 5 मिलियन पाउचेज डेली एडिबल ऑयल के बनाती है और प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है। तो कारगिल फूड्स ने इंडियन परक फूड में अपना इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आज वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा एग्जाम्पल है। कई बार ये कंपनीज करती क्या है कि हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनसे चीप, मतलब सस्ती कीमत पे चीज़ें प्रोड्यूस कराती है। जैसे कपड़े स्टिच करा लेना, ठीक है, या शूज़ बनवा लेना। ठीक है। शूज़ तो यहाँ बनेंगे इंडिया में, लेकिन फिर वो कंपनीज क्या करेंगी, एमएनसीज क्या करेंगी, अपना एक ब्रांड का टैग उस पर लगा के उस चीज़ की कीमत बढ़ाकर मार्केट में बेचेंगी और प्रॉफिट कमाएंगी। मान लीजिए शूज़ वो इंडियन प्रोड्यूसर से 500 के करीब में खरीद रही हैं और शॉर्टिंग करेंगी, अच्छी क्वालिटी वाले शूज़ अलग कर देंगी और उस पर अपना टैग लगाएंगी, ब्रांड नेम लगाएंगी और उसको 5,000 तक की कीमत में मार्केट में बेचेंगी। इस प्रकार भी एमएनसीज प्रॉफिट अर्न करती हैं। ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल हो गया क्योंकि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? कम कीमत के शूज़ की फैक्ट्री में, और जब वो शूज़ तैयार हो गए तो उनको ऊंची कीमत पे फॉरेन मार्केट में भेजा और प्रॉफिट अर्न किया। एमएनसीज का मोटो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो आप इसके
3 पॉइंट बन जाएंगे। एक हो जाएगा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। इसमें इम्प्रूव्ड लगा देंगे आप आगे सब में, इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन सर्विसेज, इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। ये इसके 4 पॉइंट बन जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट उठा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। ठीक है, इसमें पहला आ जाएगा ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। अब ट्रेड बैरियर ये होते हैं कि मान लो किसी फॉरेन कंट्री से कोई गुड आ रहा है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें। टैक्स लगाने से क्या होगा? उस जो गुड है उसकी MRP वैल्यू बढ़ जाएगी और वो चीज़ इंडिया में आके महंगी हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन चीज़ों पे टैक्स बैरियर, ट्रेड बैरियर लगाना है और किन पे नहीं। जिन चीज़ों को वो इंडिया में अलाउ करेगी लाने के लिए, उनके ऊपर से ट्रेड बैरियर हटा देगी, और जिनको वो नहीं चाहेगी कि इंडिया में वो चीज़ें आएँ, उन पे टैक्स बैरियर लगा देगी। टैक्स बैरियर कैसे लगाएगी? टैक्स के थ्रू, उनके ऊपर टैक्स लगा के। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए थे? क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो इस काबिल नहीं थे कि फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ compete कर सके। इसलिए कुछ गुड्स के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे, ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी गुड को इंडियन मार्केट में बेच सकें। अगर फॉरेन कंपनी उसके कंपटीशन में आ जाती तो मार्केट से बाहर हो जाते। अब सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है कि ये जो ट्रेड बैरियर्स है ये हटा रही है, ताकि इंडियन मार्केट का जो प्रोड्यूसर है उसमें भी कंपटीशन की भावना आए, वो अपनी गुड्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करे और फॉरेन मार्केट में उसकी चीज़ जाए। तो जब ट्रेड बैरियर हटा दिए जाते हैं उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। जब किसी गुड्स के ऊपर से ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाएं उसको क्या कहेंगे? लिबरलाइजेशन। इससे क्या होगा? एक तो हमारे जो इंडियन मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स है वो कॉम्पीट करेंगे फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ। ठीक है, कॉम्पीट कैसे करेंगे? अपनी जो गुड्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके। तो एक तो हमें इंडियन कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को गुड क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे जो फॉरेन से गुड्स हैं उनका और इंडियन गुड्स का प्राइस लगभग सेम हो, क्योंकि अगर उनका प्राइस ज़्यादा होगा तो हम फॉरेन के जो गुड्स हैं उनको खरीदेंगे इंडियन मार्केट में भी, और अगर कम होगा या बराबर होगा तो हम इंडियन गुड्स को ही खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कंपटीशन लाने के लिए, गुड्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ट्रेड बैरियर्स हटा रही है, ताकि इंडियन का जो गुड्स है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और हम अपने गुड्स को भी फॉरेन मार्केट में बेच सकें। तो लिबरलाइजेशन क्या हो जाएगा? रिमूविंग बैरियर्स ऑन द गुड्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO का एम क्या है? WTO इज अ ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना चाहता है। 160 इसके मेंबर हैं, और ये अपने मेंबर्स को क्या कहता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए सब कंट्रीज के बीच में। सब कंट्री मतलब जो इसके मेंबर है, 160 कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं, वो अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दे और उनके बीच में क्या हो? फ्री ट्रेड हो। और वो उनको फोर्स करता है कि बैरियर्स हटा दिए जाएं कंट्री के बीच में, ताकि फ्री ट्रेड हो सके। ठीक है, ये इसका काम है। तो अगर आता है WTO की फुल फॉर्म तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका डेफिनेशन हो जाएगा। 160 कंट्रीज इसके मेंबर है, और ये क्या करता है? फ्री ट्रेड करने के लिए कहता है। ये अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको इनका फॉलो करना होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस WTO ने सेटअप किए हैं। चलिए आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पहला तो यहाँ बहुत सारी MNCs आ गई हैं। ठीक है, MNCs आई हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगी, फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगी, तो जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि वो अर्न करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा होगा
कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। किसके लिए? लोकल प्रोड्यूसर के लिए भी और फॉरेन प्रोड्यूसर के लिए भी। ठीक है, लोकल प्रोड्यूसर के लिए इसलिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि वो उसमें कंपटीशन की भावना आएगी और वो गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। दूसरा, यहाँ कंज्यूमर के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उनको हाई स्टैंडर्ड की या हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी की गुड्स इंडिया में ही अवेलेबल हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, सॉरी, several of Indian top companies have been able to benefit from the increased competition। बहुत सारे जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी इनका बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो जब कंपटीशन में आएंगी तो उनकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी। गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो बाहर व्यापार कर पाएंगी और बाहर व्यापार करेंगी तो इंडिया में डॉलर, फॉरेन करेंसी आएगी जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। इसका फिफ्थ पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे फोर्ड हो गई, रनबैक्सी हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, ये मर्ज हो गई और मर्ज होने के बाद इन कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है और वो प्रॉफिट भी हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालता है। इंडिया की इकोनॉमी मजबूत हुई है, अच्छी हुई है। तो मैंने ब्रीफ में पूरा चैप्टर आप बच्चों को समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। समझ में नहीं आया तब भी पूछ लीजिएगा, मैं उस पॉइंट को दोबारा आपको क्लियर कर दूंगी। स्टे हेल्दी, स्ट्रेस फ्री रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।